हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं हम लोग कवर करते हैं दोपहर के 3 बजे एनसीईआरटी की जीएस क्लास, जिसमें हम देखते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो मिक्स क्वेश्चन का कलेक्शन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। और जैसा कि मैंने टारगेट रखा है कि 200 का, वो आप लोग पूरा करिए। बस 200 का टारगेट आप लोगों के जिम्मे मैंने छोड़ा है, ये पूरा कर दीजिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत हम करें, थोड़ी सी आप करें, मुझे भी प्रोत्साहित करते रहें और ख़ुद को भी प्रोत्साहित करते रहिए और हम भी आपको ये करते रहेंगे। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 22 मार्च, 28 या 7 अप्रैल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 3 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, 3 मार्च। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22 मार्च वाली, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आपको हम बता चुके हैं एससीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, सही सुमेलित नहीं है बताने के लिए आपको ज़्यादा जानकारी रखनी होती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, क्या सही है? बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस, ये कब मनाया जाता है? 5 मई, सही है। ओजोन दिवस भी सही है, 16 सितंबर। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, यही सुमेलित नहीं है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, आपको मैंने सही बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून या 3 मार्च? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 22 अप्रैल। ऑप्शन बी सही होता है, 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश इंगित करता है किसे? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वॉशिंग जिसे हम हरी शीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हरी शीन भी कहते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इसमें जो ग्रीन मार्केटिंग भ्रामक रूप से इसका बढ़ावा दिया जाता है। मेनली इस धारणा को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन वॉश के संगठन के उत्पाद, लक्ष्य और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, एक भ्रम होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा नहीं रहेगा ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के अनुकूल हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं, कुछ ऐसा लिखा होता है। तो वो सारी नीतियाँ जो होती हैं, संगठन के उत्पाद, लक्ष्य और नीतियाँ, सभी एक मतलब भ्रम फैलाया जाता है। ग्रीन मार्केटिंग भ्रामक रूप से फैलाई जाती है, यही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? यानी कि कौन सी ड्रग है जो गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए बताई गई है? एस्पिरिन है, क्लोरोकिन है, डिक्लोफिनेक सोडियम है और या पेनिसिलिन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, डिक्लोफिनेक सोडियम है। डिक्लोफिनेक सोडियम ये है जिससे कि गिद्धों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई। और ये कैसी दवा है?
ये एक दर्द निवारक दवा है, पेन किलर है, दर्द निवारक है। और आपको यहाँ पर बता दें, इसमें डिक्लोफेनेक में सोडियम नामक पदार्थ होता है, सोडियम। और यहाँ पर जानिए इसका जो दवा का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, मांसपेशियों में दर्द हो, बुखार हो, सिर दर्द हो और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही दवा है जो गिद्धों की पूरी पॉपुलेशन के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? 1974, 86, 91 या 2001? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 1986, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद के द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। और 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया गया। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि इसमें कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, 26 धाराएं हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को विधि बना करके लागू करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना पूछा जाता है जैसा लगता है कि हर एग्जाम का ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें भी देखते हैं किसका गलत हो जाता है। तो गलत किसका आ रहा है कमेंट, उसका वेट कर रहे हैं। 5 मई, 5 जून, 15 अप्रैल और 15 मई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में किया था। तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जानना चाहिए, और क्वेश्चन पूछा भी गया कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आपका उत्तर होगा 5 जून 1974 को, 1974 को, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन सी, भारत का सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के किसान हैं जो सिंथेटिक उर्वरकों पर पहले भी पूरी तरह से निर्भर नहीं थे, यानी कि जो केमिकल हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग थोड़ा बहुत तो करते ही थे। और अब यह सिद्ध हो चुका है कि सिक्किम राज्य भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। और आपको बता दें, इसकी जो औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी आपको बता दें, 18 जनवरी 2016 को गंगटोक एग्री समिट के दौरान की गई थी। और इस उपलब्धि हेतु सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन की तरफ से गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्हें, पवन चामलिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति के कारण? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फिनॉल या फ्लेवेनॉइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, फिनॉल और फ्लेवेनॉइड की वजह से। तो तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है फिनॉल और फ्लेवेनॉइड की उपस्थिति के कारण है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सैंक्टम है। ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम है। और ये एक द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि इसके बीज में इस तरीके से 2 भाग होते हैं। द्विबीजपत्री होने के साथ साथ ये शाकीय पौधा है, शाकी है। ठीक है ये शाकीय पौधा है।
और आयुर्वेद में तुलसी को उसके औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आप सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुआ, दंत रोग, श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना है, मसूर, अरहर या मूंग? विकल्प डी सही हो जाता है, मूंग है। तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? मूंग की होती है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपको बताने, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पर एक तमिलनाडु जुड़ गया है। तो इन्हीं में से आपको आगे पीछे करके बताना है। वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। देखिए 2017 और 18 के आंकड़ों की हम बात करेंगे। 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार प्रेजेंट टाइम में 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। चलिए यहाँ पर परसेंटेज के साथ हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश 46.98%, ठीक है, और महाराष्ट्र 22.06%, कर्नाटक 7.50%। तो ये है, यूपी है, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटका। तो ये 3 हो गया, ऑप्शन आपका पी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 राज्यों में बकरी पालन मुख्य रूप से होता है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजस्थान। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2019 का हम आंकड़ा लेंगे। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2019, अगर इतना पुराना याद हो सके तो 16 अक्टूबर 2019 के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वां पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत भारत में कुल बकरियों की संख्या कितनी है? भारत में कुल बकरियों की संख्या 148.88 मिलियन है। तो 148.88 मिलियन है, जबकि सर्वाधिक बकरियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का राज्य में प्रथम स्थान है। जिसके बाद राजस्थान के बाद क्या आएगा? पहला राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद क्रम से पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश व बिहार। ठीक है, देखिए पहले स्थान पर आ जाता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर आता है बिहार। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दलहनी फसल को चिन्हित करें जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये नहीं करती है। कौन सी दलहनी फसल है ऐसी जो कि वातावरण की का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं करती है? राजमा, चना, मटर या बरसीम? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजमा है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको हम पढ़ाए हैं एससीईआरटी में। तो दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, ये इनकी गांठों में पाया जाता है। जो जड़ों की गांठें होती हैं इनमें ये जगह बना करके रहते हैं और क्या काम करते हैं? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उड़ रही होती है उसी को ये फिक्स करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे उड़ रही लेकिन खाने के लिए आप तो उसको मतलब अपने वे में या फिर जिस भी फॉर्म में उसे बदलना आप बदलेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन है जो वातावरण में उड़ रही है डायरेक्टली पौधे नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसको क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया जो होता है इनकी जड़ों में पाया जाने वाला है, इसको फिक्स करता है, इसको बदलता है जिस तरीके से इसको खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदल करके पौधों को मुहैया कराते हैं और इस कारण इन फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन फसलों के एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे? सभी दलहनी फसलें जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, मटर हुआ, सोयाबीन। जबकि यहाँ पर राजमा जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है।
और यहाँ पर एक बरसीम की बात आती है, तो बरसीम ये क्या है, ये चारे वाली फसलें हैं। चारे वाली फसलों में प्रोटीन का संचयन अधिक होता है, प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आराम से, प्यार से, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हमें भी, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन, फसल प्रणाली शोध निदेशालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, दिल्ली, बेंगलुरु या मेरठ में? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, मेरठ में। ठीक है, तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना कृषि प्रणाली परियोजना निदेशालय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और मेरठ में कहाँ पर? मोदीपुरम में। ठीक, और पहले यानी कि पूर्व में इसका नाम फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय था। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं 1968-69 में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कृषि शास्त्र अनुसंधान समन्वय हेतु अखिल भारतीय समन्वित कृषि शास्त्रीय अनुसंधान परियोजना के रूप में संचालित किया गया था ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म कौन सी है? निर्यात की जाने वाली यानी कि बाहर भेजी जाने वाली कौन सी किस्म है? दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा या अल्फांसो? ऑप्शन डी सही हो जाता है, अल्फांसो। तो भारत में आम की जो सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है ये है अल्फांसो। आमों के राजा के रूप में इसे माना जाता है अल्फांसो, जिसे महाराष्ट्र में अपने स्वाद, शानदार खुशबू और रंग के लिए इसे बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है, बहुत ही मशहूर है ये। और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। इसे जापान, कोरिया और यूरोप समेत विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। देश में आम की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं लगभग। लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि की हम बात करते हैं तो इस पर अल्फांसो हुआ, केसर हुआ, आम्रपाली, तोतापुरी, बनारसी, लंगड़ा, ये सभी प्रमुख प्रजातियां हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है? तो आम की जो बीज रहित, उसमें बीज नहीं पाया जाता, वो प्रजाति है सिंधु। ये पूरे विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, वो है सिंधु। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब सभी की स्क्रीन पर है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है, किसकी वजह से? और एक चीज है, इससे पहले जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने वहां पर जीवाणु का नाम बिल्कुल भी नहीं बताया था ना, तो यहाँ पर अब बताएंगे। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, राइजोबियम। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, और ये दलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर हैं। जब नाइट्रोजन पहुंचा रहे हैं, वैसे जब खाद डालते हैं तो अब नाइट्रोजन ही तो डालते हैं ना, तो इसका नाम है राइजोबियम। ध्यान रखिएगा, राइजोबियम ही पाया जाता है दलहनी फसलों की गांठों में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, घट रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उद्योग और सेवा क्षेत्र की। उद्योग और सेवा क्षेत्र की, तो इसका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कृषि के योगदान की, तो इसमें निरंतर गिरावट आ रही है, घट रहा है। ऑप्शन यहाँ पर तब बी सही हो जाएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा पुराना है, 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% था, वहीं 2015 और 16 में आकर के 17.5% रह गया। तो 50% की जीडीपी में योगदान कृषि का जहां पर था, वो अब 17.5% पे आ गया। और 2017-18 में कितना हो गया? 15.2% हो गया। प्रेजेंट टाइम का डाटा भी मौजूद नहीं है।
तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जो कृषि का अंशदान है वो घट रहा है। अगला, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? विकल्प आप सभी के सामने है, तो आप लोग ऑप्शन चूज करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे ही घुमा करके पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, क्षारीय मृदा के लिए। तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ पर बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा क्षारीय भूमि उत्तर प्रदेश की है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक लवणीय मृदा जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये कहाँ पर होती है? गुजरात में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से कौन फसल सम्मिलित नहीं है? गेहूं है, चावल है, दलहन है या तिलहन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, तिलहन है। ऑप्शन डी। देखिए, ये खाद्य जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 2007 में। तो अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत गेहूं, चावल, दलहन और मोटे अनाज को शामिल किया गया, जबकि इस योजना के तहत तिलहन को शामिल नहीं किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ, जिसके अंतर्गत पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और जो मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको SCERT में पढ़ाया 7th क्लास में। अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रूपांतरित जड़ होता है, या वो तना, या केवल जड़, या केवल तना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प बी सही हो जाता है, ये रूपांतरित तना होता है। अदरक का खाने वाला जो भाग होता है ये तना है। अदरक एक भूमि के अंदर पाए जाने वाले रूपांतरित तना है, जो मिट्टी के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इस तरीके से भूमि के पैरेलल, और इसमें काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होता है। भोज्य पदार्थ संचित होने की वजह से ये फूल करके मोटा हो जाता है। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस पौधे में सिम्पोडियल राइजोम पाया जाता है। लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिम्पोडियल राइजोम मतलब सही नहीं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि राइजोम की तरह से सिम्पोडियल राइजोम पाया जाता है। सूखी हुई अदरक को ही हम सोंठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? एक ही खेत पर 2 या अधिक फसलें उगाना, कृषि की आधुनिक विधि का प्रयोग करना, फसलोत्पादन एवं बागवानी, फसलोत्पादन एवं पशुपालन। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। फसलोत्पादन और पशुपालन को हम कहते हैं मिश्रित कृषि। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तब हम इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग यहीं पर क्या काम करते हैं? अच्छा, ये भी मतलब ये खेती भी होती, ये खेती भी होती, ये फसलें भी उगाई जाती, वो फसलें भी उगाई जाती, तो इस तरीके से नहीं। तो मिश्रित खेतों में फसलोत्पादन के साथ केवल दुधारू गाय भैंस पालन तक ही सीमित रखा गया है, जबकि फसलोत्पादन के साथ साथ गाय भैंस के अलावा भेड़, बकरी, मुर्गी पालन आदि किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं विविधकरण खेती। और जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित फसल। एक बार में एक ही जगह पर एक से अधिक जब फसल उगाई जाती है, तो उसे मिश्रित फसल कहेंगे, मिश्रित कृषि नहीं कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, मुझे पता था आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी। टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है, ल्यूटीन, लाइकोपीन, प्लाइवो, यहाँ पर प्लाइवोन होगा, बीटा कैरोटीन।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, लाइकोपीन। ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है, और टमाटर के बिना कुछ भी नहीं, सब्जी क्या दाल कुछ भी, एक भी आइटम नहीं बन पाता है टमाटर के बिना। इसका जो वानस्पतिक नेम है ये क्या है? सोलेनम लाइकोपोर्सिकम। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ स्थान है? ऑप्शन सही हो जाता है बी। गेहूं उत्पादन में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसका कुल गेहूं उत्पादन 96 मिलियन है, और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। इसमें उत्पादन कितना है? 123 मिलियन है। यह भारत में 96 है, यहाँ पर 123 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्थानों में कौन सा वाराणसी में स्थित है? ICAR अनुसंधान संस्थानों में कौन सा वाराणसी में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, डी ऑप्शन सही होता है। तो भारतीय सब्जी शाक भाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ठीक है। भारतीय, अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? बिहार के पूसा में है। अब ये भी जानिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हम करेंगे सभी क्वेश्चन का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो रिवीजन की क्लास इसलिए होती है कि आपकी मेमोरी में सारी चीज़ें फिट हो जाएं और आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, 3 मार्च। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तंबाकू निषेध दिवस 5 मई जो लिखा वो होगा 31 मई। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। अगला है, ग्रीन वॉश इंगित करता है? ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? ऑप्शन सी डिक्लोफेनिक सोडियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी 1986 1986। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी 5 जून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, भारत का सिक्किम है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, फिनॉल एवं फ्लेवेनॉइड। अगला है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मूंग। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में निम्न 4 राज्यों में बकरी पालन मुख्य रूप से होता है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? ऑप्शन ए सही होता है, राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस दलहनी फसल को चिन्हित करें जो वातावरण की नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ऑप्शन ए ये दलहनी है, तो राजमा है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगला, फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मेरठ में। नेक्स्ट है, आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म कौन सी है? ऑप्शन डी अल्फांसो। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है, किसकी वजह से? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राइजोबियम। ये जीवाणु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान क्या हो रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, घट रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? ऑप्शन बी क्षारीय। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी तिलहन है। पूछा जा रहा ना, नहीं है। नेक्स्ट है, अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन बी रूपांतरित तना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का मतलब है फसलोत्पादन और पशुपालन साथ साथ में। विकल्प डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? ऑप्शन बी लाइकोपीन। भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है, पहले स्थान पर है चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्थानों में कौन सा वाराणसी में स्थित है? ऑप्शन डी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपको कैसे लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल दिवस से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून या 3 मार्च। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।